बुलेटिन में बात होगी कैश फॉर वोट में फंसी बीजेपी की, महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की। देखेंगे राहुल गांधी के मोदी सरकार पर बड़े आरोपों को, एनडीए को लगे बड़े झटके को। जानेंगे मणिपुर में क्यों मचा है बवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान। 29 नवंबर से सत्र का होगा आगाज, 3 दिसंबर तक चलेगा सत्र। एलआईसी की वेबसाइट पर हुए भाषाई बदलाव पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने छेड़ी नई रार। बोले, हिंदी थोपने का प्रचार साधन में बदल गई वेबसाइट, ये भाषाई अत्याचार। हरिनी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं हरिनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 239 अंकों की बढ़त के साथ 77,578 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 64 अंकों की बढ़त के साथ 23,518 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बवाल मच गया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कैश फॉर वोट मामले में फंस गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। उनके पास से पुलिस ने 9 लाख रुपए बरामद किया है। आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए का बंटवारा कर रहे थे। इस मामले को लेकर अब बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोट खरीदने के आरोप लगे हैं। बीवीए विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया कि नाला सोपारा में तावड़े ने वोटों को खरीदने की कोशिश की है। मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है और इसके लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। क्षितिज ठाकुर ने कहा कि तावड़े 5 करोड़ रुपए नगद लेकर आए और ये पैसे बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक को बांटने के लिए दिए जाने थे। उन्होंने कहा कि तावड़े के पास एक डायरी है जिसमें 15 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब मौजूद है। दरअसल नाला सुपारा के एक होटल में विनोद तावड़े बैठक कर रहे थे और इस दौरान होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने तावड़े पर कैश फॉर वोट के आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने तावड़े की गाड़ी और होटल के कमरों की भी जांच की। वहीं चुनाव आयोग ने तावड़े के पास से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए हैं। साथ ही बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग चुनाव आयोग की तरफ से बार-बार की गई, पर भाजपा के सचिव विनोद तावड़े का बैग जो विरार होटल में पैसों के साथ पाया गया। अब भाजपा पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा? वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? इस बीच महाराष्ट्र के एक होटल के कमरे से 2 करोड़ कैश बरामद किया गया। ये कमरा एकनाथ शिंदे गुट के नेता जयंत साठे का था, जिसके बाद एनडीए गंभीर आरोपों से घिर गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा? कैश फॉर वोट मामले में बीजेपी बुरी तरह से उलझती दिखाई दे रही है और इसका असर 20 नवंबर को होने वाले मतदान पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, तो चुनाव में किन दिग्गजों की किस्मत है दांव पर और कहां है कड़ा मुकाबला, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है और 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में संथाल परगना की 9 सीटें ऐसी हैं जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों में सीएम हेमंत सोरेन और उनके 3 मंत्रियों के अलावा विधानसभा के स्पीकर की सीट भी शामिल है। बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन का मुकाबला बीजेपी के मालियल हेम्ब्रेस से है। वहीं गांडेय में कल्पना सोरेन के सामने मुनिया देवी है। मधुपुर में मंत्री हफीजुल हसन की टक्कर बीजेपी के गंगा नारायण सिंह से होगी। जामताड़ा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर इरफान और भाजपा से सीता सोरेन आमने सामने है। दुमका सीट पर जेएमएम के बसंत सोरेन और बीजेपी के सुनील सोरेन के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं अब महाराष्ट्र की बात करें तो एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें पोखरी पचप खड़ी सीट पर सीएम एकनाथ शिंदे के सामने शिवसेना यूबीटी ने सीएम शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उतारा है। वहीं बारामती में पवार वर्सेस पवार का मुकाबला है। अजित पवार के सामने उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार मैदान में है। मुंबई की वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का मुकाबला शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा से है। वहीं बांद्रा ईस्ट से बाबा सिद्दीकी के बेटे और अजित गुट के प्रत्याशी जीशान सिद्दीकी के सामने एमवीए के वरुण देसाई हैं।
मानखुर्द शिवाजी नगर से सपा के अबू आजमी, एनसीपी अजित गुट से नवाब मलिक और शिवसेना की तरफ से सुरेश पाटिल शिवसेना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में मतदाता जिन मुद्दों पर वोट डालेंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अडानी बनते दिखाई दे रहे हैं और वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करके एक बार फिर से अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। हाल ही में एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने 5 साल पहले महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा खुलासा किया कि जब 5 साल पहले बीजेपी और एनसीपी गठबंधन पर चर्चा हो रही थी तो उस बैठक में गौतम अडानी भी मौजूद थे। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया और बीजेपी पर आरोपों की बौछार होने लगी और अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक तरफ वित्तीय संस्थान है और दूसरी तरफ राजनीतिक संस्थान, और अब वो यानी गौतम अडानी ये तय करेंगे कि विधानसभा कौन चलाएगा। इस पर पवन खेड़ा कहते हैं कि कोई उद्योगपति सरकार गिराने की कोशिशों में सीधे तौर पर कैसे सम्मिलित हो सकता है, और उन्होंने इस घटना का धारावी से सीधा संबंध होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अडानी को सौंपकर मोदी सरकार ने अपना मोडानी का एजेंडा आगे बढ़ाया है। और अब पवन खेड़ा ने दावा किया कि अडानी ये सरकार बदलना चाहते थे ताकि ये धारावी का प्रोजेक्ट उन्हें मिल सके। वहीं राहुल गांधी ने इसमें जोड़ते हुए कहा कि इसके लिए मार्केट में उनकी वैल्यूएशन भी ज्यादा होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने शेयर मैनिपुलेशन में सहयोग किया। राहुल ने मार्केट में निष्पक्षता और पारदर्शिता के अभाव पर सवाल उठाए और इससे निवेशकों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में भी लिखा, आर योर इन्वेस्टमेंट सेफ? जब मैच फिक्स है तो सबको नुकसान है, सबसे ज्यादा आम इन्वेस्टर को। राहुल गांधी ने कहा कि अब हर कोई मानता है कि बुच ने कुछ तो गलत किया है और सरकार कैसे भी उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि या तो माधवीपुरी बुच के पास इस पूरे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कुछ है या फिर कोई चाहता है कि बुच इस पद पर कैसे भी बनी रहे। राहुल गांधी के इस दावे ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई का धारावी हो या फिर झारखंड की खदानें, कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सत्ता में आई तो सभी पर अडानी का कब्जा होगा। बीजेपी हर कीमत पर सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी है तो उसके सहयोगी एक के बाद एक उसे छोड़ रहे हैं। अब एनडीए से एक और दल बाहर चला गया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में एनडीए की सहयोगी आरएलजेपी में नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी प्रमुख पशुपति पारस एनडीए के साथ आर पार के मूड में दिख रहे हैं। बता दें कि आरएलजेपी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जिसमें पार्टी प्रवक्ता चंदन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए गठबंधन में उचित सम्मान न मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पशुपति पारस को मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। तो इसके साथ ही बैठक में कई पार्टी पदाधिकारियों ने पारस को 2025 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन से अलग होकर मैदान में उतरने तक की सलाह दे डाली। बताते चले कि आरएलजेपी ने बीजेपी कार्यालय के बाहर अपनी पार्टी का पोस्टर भी लगा दिया, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना तो यह जा रहा है कि बहुत जल्द आरएलजेपी अलग चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर सकती है, यानी बिहार चुनाव की आहट से ठीक पहले एनडीए में टूट की खबर उसके बिहार चुनाव को लेकर खराब शुरुआत की ओर इशारा कर रही है। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी की तरफ से एनडीए छोड़ने का अब औपचारिक ऐलान होना है। पशुपति पारस की पार्टी एनडीए छोड़ रही है तो मणिपुर में बीजेपी के विधायक ही उसका साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक बागी होते दिखाई दे रहे हैं, अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। एक तरफ कुकी संगठनों ने सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए 10 कुकी जो युवाओं के सम्मान में चुराचांदपुर में ताबूत रैली निकाली, तो पश्चिम इम्फाल में नागरिक समाज संगठनों ने कर्फ्यू के बीच अफस्पा के विरोध में रैली निकाली। वहीं जीरीबाम में कुकी उपद्रवियों के हमले में 6 महिलाओं और बच्चों की जान जाने के विरोध में मैतेई समुदाय का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सत्ताधारी एनडीए और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के 27 विधायकों की मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में अगले 7 दिन में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने पर सहमति जताई गई। साथ ही ये भी तय हुआ कि केंद्र राज्य में लागू अफस्पा का रिव्यू करेगा। बता दें कि एनपीपी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद भी पार्टी के 7 विधायकों ने इस बैठक में शिरकत की, जिसे लेकर एनपीपी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। वहीं प्रदेश में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की समस्या से निजात पाने के लिए 5000 जवानों को भेजना समाधान नहीं है,
मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को तुरंत हटाना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि वो अपनी जिद छोड़े और मणिपुर का दौरा करें। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने भी यही बात दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मणिपुर सरकार और केंद्र पिछले 18 महीनों में मणिपुर में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में फेल साबित हुई है। राज्य में हिंसा के कारण 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। मणिपुर में हमारे अपने नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें। आपको बता दें कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक मणिपुर अशांत है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि सरकार और राष्ट्रपति क्या एक्शन लेती है। मणिपुर में बवाल थम नहीं रहा है तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा फैसला किया है जिससे केंद्र की कोशिशों को झटका लगता दिख रहा है। केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा ने उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 दशक पुरानी नीति को बदल दिया है, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर लोग पंचायत और निकाय चुनावों में भाग नहीं ले सकते थे। नए कानून के तहत अब कितने भी बच्चे होने पर लोग निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। बता दें कि 1994 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू किए गए 2 बच्चों के नियम का मकसद जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, जिससे 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के लिए चुनाव लड़ने की मनाही थी। लेकिन अब 30 साल बाद राज्य सरकार ने इस कानून को बदल दिया है। इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की नीति को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार लोकसभा सीटों के लिए सीमांकन का काम कराने जा रही है। नए सिरे से सीटें तय होंगी। लोकसभा में करीब 50 से 60% सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है तो उत्तर भारत में ये ज्यादा है। ऐसे में सीमांकन के दौरान दक्षिण के राज्यों को नुकसान होने और उत्तर के राज्यों में लोकसभा की सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसी के चलते अब दक्षिण के राज्य जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो खुलकर जनसंख्या बढ़ाने की बात प्रदेश की जनता से कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि परिवार नियोजन के पिछले सफल संचालन के बाद अब समय आ गया है कि महिलाओं और परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो नायडू ने अब जो ऐलान किया है उससे साफ है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास मोदी सरकार की नीति ही फेल कर देगी। आंध्र प्रदेश ने नियम बदले हैं तो वहीं रूस में भी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रूस ने अपनी परमाणु नीति को बदलने का ऐलान कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल दागी तो वो भी परमाणु ट्रिगर दबा देगा। तो क्यों अचानक रूस ने बदली परमाणु नीति, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता आई भी नहीं है कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे वक्त पर अब रूस की तरफ से परमाणु हमले की चेतावनी दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सहयोग से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। और अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। साफ है, ये चेतावनी अमेरिका के लिए आई है। दरअसल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से जुड़े इस फैसले को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अगर रूस को ऐसा लगता है कि उसके देश को और उसके लोगों को खतरा है तो वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है ताकि दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अगर उन पर अंतरिक्ष से हमला किया जाता है तो ऐसी स्थिति में रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और रूस की तरफ से स्पेस में भी हमला किया जा सकता है। इस तरह के हमले में न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में पूरी दुनिया में इस बात की चिंता दिखाई दे रही है कि क्या जल्दी ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बरसी आज कब निकल गई पता ही नहीं चला। हालांकि देश में
कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका नाम जब भी लेते हैं इमरजेंसी का जिक्र जरूर करते हैं। हालांकि इमरजेंसी के उस डब्बे को अगर छोड़ दिया जाए तो इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए इतना सब कुछ किया है कि उनके नाम को भुलाए जाना इस देश के लिए बहुत मुश्किल। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।